क्या आपने कभी उस भावना के बारे में सोचा है जब आप किराए का मकान छोड़कर पहली बार अपने खुद के मकान में गृह प्रवेश करते हैं? और आपने यह भी देखा होगा कि मकान और घर में फर्क होता है। जब आप अपने मकान में गृह प्रवेश करते हैं, अपने मकान का भूमि पूजन करते हैं, तो आपको जो फीलिंग आती है वो अपने घर जैसी आती है। ऐसा लगता है पहली बार आप अपने घर आए हैं, एक मकान को छोड़कर अपने घर में आए हैं। आज भारत के लोकतंत्र में भी ऐसे ही अध्याय की शुरुआत हुई है, जब भारत के प्रधानमंत्री ने देश के नए संसद भवन का भूमि पूजन किया है, जो 100% हमारा अपना होगा। यह नई इमारत 93 साल पुराने वर्तमान संसद भवन की जगह लेगी और इसका निर्माण वर्ष 2022 तक पूरा हो जाएगा, यानी 2 साल में यह बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की आजादी की नींव रखने वालों में से एक शहीद भगत सिंह ने 91 वर्ष पहले वर्तमान संसद भवन में बम फेंका था। तब भारत में अंग्रेजों का शासन था और उस समय आज के संसद भवन को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था। भगत सिंह ने बम फेंकने के पीछे यह तर्क दिया था कि बहरों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए कई बार धमाकों की जरूरत पड़ती है। तब भगत सिंह ने बम के साथ कुछ पर्चे भी फेंके थे और उन पर्चों में ब्रिटिश सरकार के कुछ नए कानूनों का विरोध किया गया था। जब भगत सिंह ने अपनी आवाज उठाई, उस समय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में मोतीलाल नेहरू से लेकर मोहम्मद अली जिन्ना तक तमाम बड़े बड़े नेता मौजूद थे। लेकिन उस समय इस भवन में मौजूद किसी भी भारतीय नेता ने भगत सिंह का साथ नहीं दिया था। यह बात आप याद रखिएगा। हालांकि उन धमाकों की गूंज ने ब्रिटिश सरकार को हैरान कर दिया था और अंग्रेजों की समझ में आ गया था कि अहिंसा को परम धर्म मानने वाले भारत के लोग जब क्रांतिकारी बनते हैं तो वो अपनी आवाज हुकूमत तक पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज जब नए संसद भवन की नींव रख दी गई है, तो सवाल उठता है कि नए संसद भवन के निर्माण के बाद पुराने संसद भवन की उस जगह को क्यों ना एक राष्ट्रीय स्मारक में बदल दिया जाए, जहां से भगत सिंह ने ये बम फेंके थे। और आज हम यही मांग लेकर आप सबके सामने आए हैं। इस मांग को आधार बनाकर देश के नए संसद भवन के शिलान्यास का हम विश्लेषण करेंगे। इसे आप नए भारत की नींव पूजन का विश्लेषण भी कह सकते हैं, नए भारत की भूमि पूजन भी कह सकते हैं। संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, लेकिन भारत में लोकतंत्र के इस मंदिर की इमारत का निर्माण 93 वर्ष पहले अंग्रेजों ने किया था। तब वो इसी इमारत में बैठकर भारत को सदियों तक गुलाम बनाए रखने के मसौदे तैयार करते थे, कानून तैयार किया करते थे। 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा, लेकिन 73 वर्षों के बाद भी भारत की सरकारें इस सांकेतिक गुलामी से देश को मुक्ति नहीं दिला पाई। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के नए संसद भवन का भूमि पूजन किया है और अब उम्मीद है कि अगले 21 महीनों में देश को अपना नया संसद भवन मिल जाएगा, जो हमने खुद बनाया होगा, जिसका निर्माण हमने खुद किया है। और जब वर्ष 2022 में भारत आजादी की 75वीं सालगिरह मनाएगा, तब यह संसद भवन देश को समर्पित कर दिया जाएगा। इसी साल 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया था। राम मंदिर उस जगह पर बनाया जा रहा है जिस जगह का अत्याचारी मुगलों ने अतिक्रमण कर लिया था। लेकिन देश में राम राज्य की स्थापना के लिए अंग्रेजों की गुलामी की यादों और संकेतों को भी मिटाना जरूरी है और आज इसकी शुरुआत हो गई है। आप इसे नए भारत का नया संसद भवन भी कह सकते हैं। नया संसद भवन त्रिभुज के आकार का होगा, जो 64,500 वर्ग मीटर इलाके में फैला होगा, जबकि पुराना संसद भवन गोलाकार है, जो 47,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। नए संसद भवन में लोकसभा में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। फिलहाल भारत में लोकसभा की 543 सीटें हैं। इसी तरह नए संसद भवन की राज्यसभा में 384 सदस्य बैठ पाएंगे, जहां फिलहाल 245 सीटें ही हैं। जब नए संसद भवन में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, तो इसके लिए निर्धारित हॉल में 1272 सदस्यों के एक साथ बैठने की व्यवस्था होगी। फिलहाल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक वर्तमान संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होती है, जहां सिर्फ 430 सीटें ही हैं और ऐसे में अतिरिक्त कुर्सियां लगानी पड़ती हैं और किसी तरीके से काम चलाना पड़ता है। वर्ष 2026 में भारत में लोकसभा की सीटों के लिए परिसीमन होगा
और संभावना है कि तब लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 800 तक की जा सकती हैं। यानी भारत में लोकसभा के सीटों की संख्या 800 तक होने की संभावना है। लेकिन वर्तमान लोकसभा में इतने लोग बैठ ही नहीं सकते, इसलिए भविष्य को देखते हुए नए संसद भवन में बैठने के लिए 150% अधिक सीटों की व्यवस्था की गई है। नया संसद भवन पूरी तरह से भूकंप रोधी होगा और इसे सांसदों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। आपको याद होगा 13 दिसंबर 2001 को देश की संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था और तब सारे लोग हैरान रह गए थे। शायद हमारी सुरक्षा व्यवस्था और हम सब इसके लिए तैयार ही नहीं थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी संसद पर आतंकवादी हमला कर सकते हैं और संसद भवन तक वो पहुंच सकते हैं। उस दिन जी न्यूज की टीम वहीं थी, उस दिन मैं भी वहीं था। अपनी आंखों से हमने देखा था कैसे आतंकवादी संसद भवन के द्वार तक पहुंच गए थे और लोकसभा और राज्यसभा के अंदर प्रवेश करना चाहते थे। उस दिन अगर वो प्रवेश कर गए होते तो न जाने क्या होता। लेकिन अब नए संसद भवन में इस तरह की परिस्थितियों से निपटने का पूरा ख्याल रखा जाएगा और इसकी सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा बेहतर होगी। इसके अलावा नया संसद भवन पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगा, जहां बिजली की खपत भी पहले के मुकाबले 30% कम होगी। फिलहाल संसद भवन का बिजली बिल करोड़ों रुपए में आता है। सांसद जिन सीटों पर बैठेंगे वहां उन्हें आधुनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करने की पूरी सुविधा मिलेगी। जो लेटेस्ट गैजेट्स होंगे, जो कम्युनिकेशन के लेटेस्ट डिवाइसेस होंगे, वो सब वहां पर लगे होंगे। नए भवन का निर्माण करीब 950 करोड़ रुपए में होगा, यानी लागत है लगभग 950 करोड़। जबकि अंग्रेजों के जमाने में मौजूदा संसद भवन के निर्माण पर 83 लाख रुपए खर्च हुए थे उस जमाने में। लेकिन अगर आपको यह लग रहा है कि नए भारत को नया संसद भवन बहुत आसानी से मिल जाएगा तो आप गलतफहमी में हैं, क्योंकि इसके निर्माण के खिलाफ भी बहुत सारे लोग अभी से विरोध करने लगे हैं और कई लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। ठीक वैसे ही जैसे राम मंदिर के निर्माण को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, अब लोकतंत्र के मंदिर के निर्माण को लेकर भी लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। नए संसद भवन का विरोध करने वालों का कहना है कि इसके जरिए सरकार लैंड यूज में बदलाव करेगी और इससे पर्यावरण को भी नुकसान होगा। इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह आश्वासन मांगा था कि सरकार इन याचिकाओं पर सुनवाई होने से पहले इस नए संसद भवन के निर्माण का काम शुरू नहीं करेगी। हालांकि अदालत ने शिलान्यास और इससे संबंधित पेपर वर्क की इजाजत दे दी थी। यानी सुप्रीम कोर्ट अब यह कह चुका है कि आप शिलान्यास कर लीजिए, भूमि पूजन कर लीजिए, लेकिन आगे का कंस्ट्रक्शन का काम अभी नहीं हो सकता। तो हम कल भी आपसे यही कह रहे थे, आज फिर हम आपसे यही कह रहे हैं, हमारे देश में लोकतंत्र का मतलब यह हो गया है कि अगर आप नया संसद भवन बनाएंगे, हम उसे अदालत से रुकवा देंगे। आप नया कृषि कानून बनाएंगे, हम उसे सड़कों पर बैठकर सड़कें जाम करके रुकवा देंगे। आप कोई नई सड़क बनाना चाहते हैं, उसे रुकवा देंगे। आप कोई नया डैम बनाना चाहते हैं, उसे रुकवा देंगे। आप कोई नया कानून बनाना चाहते हैं, उसे रुकवा देंगे। यानी हमारे पूरे देश में बंद की राजनीति चल रही है, शुरू करने की राजनीति नहीं है। आप कुछ भी नया कीजिए, सबसे पहले विरोध होगा और उस नई परियोजना को बंद करने की मांग उठने लगेगी, नए कानून को वापस लेने की मांग उठने लगेगी। पूरी की पूरी राजनीति हमारे देश की सिर्फ विरोध प्रदर्शनों पर आधारित है और ये सारे नेता अपनी जब ताकत दिखाते हैं तो ताकत आपको यह कहकर दिखाते हैं कि वो क्या क्या चीजें रुकवा सकते हैं। और यकीन मानिए, आपके सामने जब नेता आएंगे तो वो ये कहेंगे कि हम संसद भवन की नई बिल्डिंग का निर्माण रुकवा सकते हैं, हम नए कृषि कानूनों को रोक सकते हैं, हम नए नागरिकता कानून को रुकवा देंगे, हम नई सड़क को रुकवा देंगे, हम नए किसी और विकास की परियोजना को रुकवा देंगे, हम व्यवस्था को बदलने नहीं देंगे। लेकिन क्या आप अपने देश में आपने कोई ऐसा नेता भी देखा है जो ये कहे कि हम रुकवाएंगे नहीं, बल्कि हम आपको कुछ नया करके दिखा देंगे, हम आपको कुछ नया बनाकर दिखा देंगे, हम आपके लिए विकास करके आपको आगे बढ़ा देंगे? ऐसे नेता हमारे देश में कितने हैं, इस पर सोचिएगा। हर नेता सिर्फ यह कहता है कि वो रोक देगा, शुरू नहीं करेगा। और जब कोई नेता या कोई सरकार काम शुरू करती है, जैसे आज भी एक नया काम शुरू हुआ है संसद भवन का, अब उसे भी रोकने के लिए लोग सक्रिय हो गए हैं। कल हमने लोकतंत्र की अति से देश को होने वाली क्षति की आपके साथ बात की थी और नए संसद भवन के निर्माण का विरोध भी इसका एक ताजा उदाहरण है।
जहां कुछ लोगों को गुलामी के प्रतीक चिन्ह तो स्वीकार हैं, गुलामी के नाम स्वीकार हैं, अंग्रेजों के दिए हुए उन्हें बिल्डिंग स्वीकार हैं, अंग्रेजों के दिए हुए नाम स्वीकार हैं, लेकिन आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर संसद भवन उन्हें स्वीकार नहीं है, उन्हें राष्ट्रवाद स्वीकार नहीं है। हालांकि इन तमाम विरोधाभासों के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस नए भवन का शिलान्यास कर ही दिया। बहुत सारे विपक्षी नेताओं ने यह कहकर इसका विरोध किया कि भूमि पूजन करके प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ एक धर्म को ही बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग भूमि पूजन को भी एक खास धर्म से जोड़कर देखते हैं। अब आप सोचिए, ये जो अभिव्यक्ति की आजादी है, इसने एक नया ही रूप ले लिया है। लेकिन सच यह है कि इस शिलान्यास कार्यक्रम में सभी प्रमुख धर्मों के धर्मगुरुओं ने प्रार्थना की है। Oi baile Adonai Elohai Iyyaka na'budu wa iyyaka wallahu allazi la नमो वज्जायाणम नमो लोये सब्ब साहुणम साहु मंगलम केवली पन्नतो दूत परमेश्वर मारे कर दीने सुख महल जाके ऊंच दुआरे तामे वासे भगत प्यारे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह 130 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व का क्षण है। पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी, तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि नया संसद भवन पुराने संसद भवन का विकल्प नहीं, बल्कि 21वीं सदी के भारत की जरूरत है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आप यह देखिए कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी, तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। संसद का नया भवन अपनी पहचान स्थापित करेगा। देश के लोग, आने वाली पीढ़ियां नए भवन को देखकर गर्व करेगी कि ये स्वतंत्र भारत में बना है। हमारे यहां जब मंदिर के भवन का निर्माण होता है तो शुरू में उसका आधार सिर्फ ईंट पत्थर ही होता है, लेकिन वो भवन एक मंदिर तब बनता है, उसमें पूर्णता तब आती है जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। नया संसद भवन भी बनकर तो तैयार हो जाएगा, लेकिन वो तब तक एक इमारत ही रहेगा जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी। लेकिन ये प्राण प्रतिष्ठा किसी एक मूर्ति की नहीं होगी। लोकतंत्र के इस मंदिर में इसका कोई विधि विधान भी नहीं है। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे इसमें चुनकर आने वाले जनप्रतिनिधि, उनका समर्पण, उनका सेवा भाव इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेगा। तो आज जिस भावना के साथ हमने डीएनए की शुरुआत की थी वो यही है कि एक मकान और एक घर में क्या फर्क होता है, और एक मकान घर में कब तब्दील होता है, यह आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। जब आप एक किराए के घर से, एक किराए के मकान से अपने घर में प्रवेश करते हैं, तब आपको कैसा महसूस होता है, और एक मकान और एक घर में क्या अंतर होता है, ये आपसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.